नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या देर रात गिरजाघरों में प्रार्थना और कैंडल का आयोजन किया गया। इसमें मसीही समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इसी तरह का आयोजन आराधनालय कोड़ी में भी हुआ। मसीही समाज के लोगों ने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस को लेकर शहर के विभिन्न गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। चर्चों में आराधना के साथ ही क्रिसमस का पर्व शुरू हो गया। तारघर स्थित एसएम चर्च, जेडीए के निकेट कैथोलिक चर्च सहित शहर के अन्य आराधनालयों में क्रिसमस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। अलग अलग चर्चों में परंपरा अनुसार संयुक्त आराधना के कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर कलीसिया के सदस्य अपने घर पर बने केक चर्च पर लेकर आए, जिसे प्रार्थना के बाद वितरित किए जाने की परंपरा बरसों से रही है। क्रिसमस के मौके पर मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। मसीही समाज के लिए क्रिसमस का त्योहार दीपावली जितना बड़ा पर्व होता है, लिहाजा परिवार के सभी सदस्य ने नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इस दौरान राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत तारधार के पास चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए और मसीही समाज से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। क्रिसमस का त्यौहार कल शाम और रात को 11 बजे शुरू हुआ और 1:30 बजे तक करीब, और फिर आज सुबह फिर से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना हुई हमारे चर्च में। जो विश्वासी थे वे आए और करीब अन्य लोग भी आए, क्योंकि हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं इसलिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर का पुत्र है शांति लेकर इस दुनिया में आए। और विशेष रूप से आज और कल रात को भी शांति के लिए प्रार्थना हुई कि विश्व में शांति हो, देशों में शांति हो, परिवारों में विशेष रूप से शांति हो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सकें। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति में प्यार हो, समझदारी हो और इसके साथ अपने कार्य करते रहे। विशेष रूप से क्रिसमस के दिन पर हमेशा हर साल पर ये प्रेम के साथ रहे। ये हमारा संदेश है इस क्रिसमस के समय। मैरी क्रिसमस एवरीवन। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का चर्च में, और यहाँ पे आके हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज वगैरह ले रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी सुंदर है यहाँ का, और बाकी आप इनसे जान लीजिए। हम सब हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है, यहाँ पे इतना रश है। हम लोग सब लोग यहाँ पे चर्च आए हैं। क्रिसमस के मौके पर आप भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहती हूँ मैं सब लोगों को कि जितने भी धर्म वगैरह है, सब लोग जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं तो सबको एक साथ प्यार से ही रहना चाहिए और सब सारे धर्म फॉलो करना चाहिए। और सारे त्योहार, मैरी क्रिसमस, सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सारे त्योहार जो भी है, चाहे कोई भी धर्म का है, तो सबको सारी चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम भी आते हैं सेलिब्रेट करने हर साल यहाँ पे। आपका परिचय? जी, मैं लक्ष्मी आद्या। मैं मनीषा खींची। पूरा जो क्रिसमस डे बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है आज पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पर भी जो एसएम चर्च जोधपुर में है, आप देख सकते हैं कि सब लोग बड़े आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में सब सहभागी हो रहे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह आए तो एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पर कही गई कि एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ हैं। आज दुनिया में सब लोग किसी न किसी मुश्किल में, परेशानी में, दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। डर इंसान के जीवन में है, लेकिन क्रिसमस के समय में एक संदेश हमें मिलता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर हमारे साथ इस दुनिया के अंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती स्काउट एंड गाइड्स जोधपुर मंडल की 5वीं जिला रैली का किया गया आयोजन। उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती स्काउट एंड गाइड्स जोधपुर मंडल की 5वीं जिला रैली का आयोजन 23 से 27 दिसंबर तक रेलवे स्टेडियम जोधपुर में किया जा रहा है, जिसकी विधिवत शुरुआत 23 दिसंबर को मुख्य अतिथि डॉक्टर माधा बन्ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर के द्वारा की गई।
इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड जोधपुर पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। मुख्य जिला आयुक्त एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन ने बताया कि लगभग 200 स्काउट एंड गाइड्स इस रैली में भाग लेंगे, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ स्काउट की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस रैली में उत्तर रेलवे के आरसीएफ एवं लखनऊ मंडल के साथ राजस्थान राज्य का दल भी भाग ले रहा है। समारोह में स्काउट के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर जिला आयुक्त एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कैंप डायरी के अंतर्गत कैंप में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में स्काउट प्रार्थना एवं स्काउट झंडारोहण सहित गुब्बारे छोड़कर रैली का विधिवत शुभारंभ किया गया। देखिए, जैसा हमारे जोधपुर मंडल जो है वो स्काउट एंड गाइड बहुत एक्टिव है और इसीलिए इस जगह को चुना गया, जिसमें कि यहाँ पर करीब 5 मंडलों से और यहाँ पर स्काउट एंड गाइड की रैली हो रही है, जिसमें से पूरे राजस्थान की जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से बच्चे स्काउट के बच्चे हैं वो आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, लखनऊ, फिरोजपुर और अंबाला मंडल से यहाँ पर बच्चे आए। यहाँ पर करीब 250 के आसपास बच्चे इस कैंप में होंगे, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा। और जैसा आपको पता है कि स्काउट एंड गाइड में जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, कल्चरल बिल्डिंग है एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, जिसमें कि आप बहुरंगी जो भारतवर्ष है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। स्काउट एंड गाइड में जो डिसिप्लिन लाइफ होती है वो नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए नहीं है, बाकी दूसरों को हेल्प करने के लिए है। उसमें तमाम टाइप के स्किल्स होते हैं, वो इस कैंप के दौरान सीखा जाएगा। बच्चे अपने आप में एक देखेंगे कि कुशल नागरिक बनने के जो गुण होते हैं वो सारे गुण यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ पर रेलवे की तरफ से पूरी सुविधा दी गई है। इस डिवीज़न में पहले ही पता होगा आपको कि काफ़ी लोग एक्टिव हैं स्काउट एंड गाइड में, वो सारी विधाएं यहाँ पर की जाएंगी। आज का दिन इसलिए भी अभूतपूर्व है कि इस जोधपुर मंडल की जो स्काउट एंड गाइड है उनको मंडल ये जोनल रेलवे पे लेवल पे एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है। कल उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। साथ में अपना जोधपुर मंडल ने ढेर सारे शील्ड और इंडिविजुअल मेडल लिया है उन्होंने जोनल लेवल पे, तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और ये दोनों चीज़ें आज हुई, हमने सेलिब्रेट भी किया अवार्ड मिलने का और साथ में ये रैली हो रही है, तो इसके लिए मैं बहुत सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिलाड़ा मर्डर केस के दोनों आरोपियों को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस थाना बिलाड़ा के गांव लांबा में रात्रि में 2 व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर महिला व उसकी 2 बेटियों के साथ मारपीट करने से महिला की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यादव ने बताया कि पुलिस थाना बिलाड़ा में फोन पर सूचना मिली कि गाँव सारण नगर भावी रोड लांबा जम्भेश्वर स्कूल के पास महेंद्र पुत्र पंपूराम के घर में बदमाशों ने घुसकर मारपीट की है, जिसमें महिला व बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर थानाधिकारी बिलाड़ा भंवरलाल उप निरीक्षक टीम मौके पर गांव लांबा पहुंची, जहां पर अंजलि देवी उर्फ अंजू और उनकी 2 बेटियों की हालत गंभीर पाई गई, जिनको पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया, जहां उपचार के दौरान अंजलि देवी उर्फ अंजू की ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हो गई। दोनों बच्चों को अग्रिम उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल जोधपुर रेफर किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का शीघ्र पर्दाफाश कर खुलासा करने के लिए मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला जोधपुर ग्रामीण की विभिन्न टीमों का रात्रि में गठन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीमों के द्वारा हत्या का खुलासा करने के लिए घटनास्थल के आस पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त की गई। घायलों से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने पूर्ण रूप से खुलासा किया कि इस वारदात को करने में अनिल और साहिल लूट करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे, जिस पर अंजलि देवी उर्फ अंजू व उनकी बेटियां जाग गई और अपराधियों का विरोध करने लग गई। इस अपराधियों ने अंजलि
अंजलि देवी पर और उनकी बेटियों के साथ मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अपराधी मौके से फरार हो गए हैं, जिसके पश्चात घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, एमओबी, साइबर टीम और जिला विशेष टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। कल रात बिलाड़ा थाना क्षेत्र में लांबा गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रवेश करके हमला करने की बात सामने आई थी, जिस पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो एक महिला, 27 वर्षीय महिला है, वो और उनकी घर में जो 2 बच्चियां थी, तीनों घायल अवस्था में मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत रवाना किया गया था। और बाद में जो महिला थी 27 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर एक जो पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसमें कुछ 2 संदिग्धों के नाम आए थे, और जिसको लेकर ए श्रेणी की नाकाबंदी तुरंत हमारे द्वारा की गई थी। और बिलाड़ा सर्कल के जो थाने हैं, कापरडा, बगुंदा, बिलाड़ा, और जिला विशेष टीम और साइबर टीम, सबको रात में ही एक्टिवेट कर दिया था। और जो नाम आए थे अपराधियों के, उनकी तलाश सरगर्मी से चालू की गई थी, और उन्हें हम लोग दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है। प्रारंभिक तौर पे इसमें जो कुछ जानकारी आई है कि इनमें से एक जो व्यक्ति है अनिल, वो जो पीड़ित परिवार है उनका पड़ोसी था, और उसे ये अंदेशा था कि आज घर में कोई नहीं है, और उसने अपने एक सहयोगी साहिल के साथ प्लान बनाया कि घर में घुसकर हम लोग चोरी कर सकते हैं। पर उनका जो अंदेशा था कि घर में कोई नहीं है, वो गलत निकला, और घर में महिला अपने बच्चों के साथ थी, जिसको लेकर झड़प हुई। और उस झड़प के दौरान इन्होंने महिला और बच्चों पर अटैक किया, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे अभी अनुसंधान, जो भी आई विटनेसेस और FIR में जो बात आई थी, उसको लेकर अभी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, उसमें इन दोनों के नाम आए थे, और इनको अभी हमने दस्तयाब करके डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज NCR। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद को पटखनी देकर विधानसभा पहुंचने वाले महंत प्रताप पुरी जोधपुर प्रवास पर अपने शिष्य प्रताप सिंह दीवान के निवास पर पहुंचे। समय बिताने के साथ उनका जोधपुर के समाज सेवियों ने स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैबिनेट मंत्री बनाना और नहीं बनाना भाजपा का काम है। मेरी अभिलाषा थी कि मैं चुनाव जीतकर जनता की सेवा करूं, और मेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो गई है। महंत प्रताप पुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने ऐतिहासिक काम किया है। 88% से अधिक मतदान करके पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार हुई हार का भी पोकरण की जनता ने बदल दिया है। पोकरण की जनता का आभार बारंबार है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर महंत प्रताप पुरी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण होना अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और सीएम योगी के प्रयासों की परिणति है। भाजपा सरकार में मंत्री पद मिलने को लेकर प्रताप पुरी ने कहा कि पोकरण की जनता ने कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हराने का काम किया है। मंत्री बनाना या नहीं बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जनता ने जिस भरोसे के साथ विधानसभा भेजा है, जनता की सेवा करने के साथ विकास के पथ पर राजस्थान को आगे ले जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि पोकरण विधानसभा कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि वो विधानसभा 2, 4, 5, 10, 50 किलोमीटर में नहीं है। वो लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। 300 किलोमीटर ऑल ओवर नहीं है, 300 किलोमीटर उसका लंबाई का क्षेत्र है। 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, और पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली, कोई शहर या बड़ा कस्बा नहीं है। मात्र पोकरण शहर छोटा सा एक कस्बा है, और बाकी कोई शहर नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली मतदाता न्यूनतम 2,23,000 मात्र मतदाता, और उस ऐसी विषम परिस्थितियों में शहरों को पीछे छोड़ा, जहां घनी आबादी, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां के प्रतिशत को लांघते हुए पोकरण की जनता ने राजस्थान में सर्वाधिक मतदान 88%, पूरे भारत में भी शायद नहीं होगा 88%। इतना ज्यादा मतदान करना, कितना उनका वंदन करें अपन लोग, कितना ऐतिहासिक काम किया है।
और दूसरी जो जीत भी हुई है, तो आप देखिए वहाँ लगभग 36,000 की जीत के आंकड़े के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। वोट पड़े थे 1,93,000, 1,93,000 में सीधी 36,000 के आसपास जीत। और वोट 2,23,000, बड़े शहरों में जो 3.5 लाख 4 लाख वोट है, वहाँ 50,000 72,000 से जीते। मैं मानता हूँ ये भारी है। और वहाँ शहर में एक तरफा वोट पड़ने वाले होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और मेरे सामने आप सब जानते हैं कैबिनेट मंत्री, एक विशेष धर्म गुरु और एक समाज विशेष का अधिकांश वोट जो 62 से 70,000 वोट है एक तरफा जाने वाला था, उन सब के सामने पोकरण की जनता ने इतने बहुमत से जिताया। तो मैं वंदन करता हूँ पोकरण की जनता को, और ये जीत पोकरण की जनता को समर्पित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पहली बार किसी सन्यासी को राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों और दहलीज पर पैर रख करके अंदर जाकर के जो मुझे संस्कृत में शपथ लेने का सौभाग्य दिया, पोकरण की जनता ने दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा उनका उपकार है। मैं जीवन भर पोकरण की जनता और राजस्थान की जनता की जितनी बनेगी देश की जनता की, मेरा कर्तव्य का पालन कर सेवा करूंगा। पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ पोकरण की जनता को। आपने इतिहास रचा। वैसे भी पोकरण प्रसिद्ध है, कोई काम करता है तो पोकरण विश्व स्तर पर चर्चा में आता है। चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे हमारा ये रिजल्ट हो 2023 का अधिकांश मतदान का और सर्वाधिक मतों से जीताना, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय विषय। मैं हृदयंगम रखूंगा, पोकरण की जनता के हर काम में तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की 5वीं जिला रैली का हुआ समापन समारोह। उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स जोधपुर मंडल की 5वीं जिला रैली का आयोजन 23 से 27 दिसंबर 2023 तक रेलवे स्टेडियम जोधपुर में किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ 23 दिसंबर 2023 को मुख्य अतिथि डॉक्टर माधा बनता कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर द्वारा मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह की गरिमामय उपस्थिति में स्काउट प्रार्थना एवं स्काउट झंडारोहण स्थित गुब्बारी छोड़कर किया गया। मुख्य जिला आयुक्त एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन ने बताया कि रैली में 220 स्काउट गाइड रोवर रेंज कर कब बुलबुल एवं लीडर्स ने भाग लिया। रैली में स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत फेस पेंटिंग्स कैंप, क्राफ्ट क्विज, रैंडम फोटो, पायनियरिंग कैंप, फायर अनुमान लगाना, प्राथमिक चिकित्सा के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों एवं प्रांतों से संबंधित सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन झांकियां निकालकर किया गया। रैली में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्काउट गाइड को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहन के लिए राज्य संगठन के जयपुर, महिला कल्याण संगठन जोधपुर और रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी द्वारा बच्चों के प्रोत्साहन जोधपुर मंडल की 5वां जिला रैली 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, आज 26 तारीख को ग्रांड कैंप फायर व वैलिडिटी फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में इन बच्चों ने, इन स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने 5 दिन के अंदर जो मेहनत की है, जिसमें विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः क्राफ्ट है, इंस्पेक्शन है और विभिन्न तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यहाँ पर। और फेस पेंटिंग है, रंगोली है, मेहंदी प्रतियोगिता है। इन सभी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर बहुत ही शालीनतापूर्ण किया गया, अनुशासनात्मक तरीके से किया गया और इन बालिकाओं और बालकों ने बड़े उत्साह से अपना सहयोग दिया इस कैंप में। और आज इनको इस फाइनल प्रोग्राम इनको सम्मानित किया जाएगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि महिला कल्याण संगठन अध्यक्षा, महिला कल्याण संगठन जोधपुर मंडल यहाँ पर इनको पारितोषिक वितरण करेगी और इनको सम्मानित करेगी। इस जिला रैली का कल समापन होगा और कल 27 तारीख है और 27 तारीख के दिन सुबह सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया जाएगा और उस आयोजन के पश्चात
12 बजे तक इनका क्लोजिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर बाल रोग विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विश्व अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कॉमारकोन 2023 का समापन कार्यक्रम 23 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ। समापन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा, इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से आयुर्वेद अपने शोध कार्यों के नए आयाम स्थापित करेगा, साथ ही बालकों में स्वास्थ्य संवर्धन भी उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के भारतीय चिकित्सा के मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराम भट्ट ने कहा कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के नवीन शोध कार्यों के द्वारा आयुर्वेद को पहचान दिलाने में प्रयासरत है और देश भर के उच्च आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के बाल रोग विभाग के पूर्व प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा, जापान के आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा, डॉक्टर मकोटो यानागिदा, यूनाइटेड किंगडम की डॉक्टर रघुनंदन शर्मा, यूरोपियन आयुर्वेद अकादमी यूके से डॉक्टर वेटंक नारायण जोशी, ITRA जामनगर गुजरात की प्रोफेसर कल्पना एस पटेल ने उद्बोधन दिया। कॉमरकॉन 2023 के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर PP व्यास तथा कॉमरकॉन 2023 आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश सिंघल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। समापन समारोह कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों ने कॉन्फ्रेंस से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राकेश कुमार नेपाल, डॉक्टर किंगसिला श्रीलंका, डॉक्टर बाबुल अख्तर बांग्लादेश, डॉक्टर S राजगोपाल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर शंभू दयाल शर्मा कुरुक्षेत्र, डॉक्टर शैलजा STM हासन ने फीडबैक देकर अपने अनुभव साझा किए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार को आए जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का किया गया भव्य स्वागत। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए सम्मिलित कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार को जोधपुर आए और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पटेल दोपहर 12 बजे बिनावास पहुंचे तथा 12:30 पर पलासनी में चिड़ियानाथ आश्रम के धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शाम को 4:30 बजे जोगाराम पटेल सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद पटेल सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए, जहां पर वे पत्रकारों से रूबरू हुए एवं अपने कैबिनेट मंत्री बनने का जनता को शुक्रिया अदा किया करते हुए आभार जताया। मेरे सभी मीडिया के भाइयों, आप सबका ईस्वी सन के अनुसार 9 वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूँ। हमारी सूर्यनगरी, हमारे मारवाड़, हमारा राजस्थान और हमारा हिंदुस्तान समृद्ध बने, विकसित बने, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान और हमारे हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास करें। मैं मेरे मीडिया के भाइयों, जिस रूप में आज मुझे आप सुन रहे हैं, मैं पहली बार हूं, पर वो सबके आपके और जनता के आशीर्वाद से। मित्रों, आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दिया, सहयोग किया। कहीं न कहीं आपका भी बहुत बड़ा रोल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाने में रहा है। उसके लिए मैं और मेरी पूरी भाजपा की टीम, हमारे सांसद महोदय सहित आपका आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता की मांग थी, जनता का मन था। आपने देखा होगा, ये चुनाव जनता ने स्वयं ने कांग्रेस की कुरीतियों, कांग्रेस की वादा खिलाफी, कांग्रेस की विद्यार्थियों और किसानों के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी, जंगल राज और बहन बेटी के साथ अत्याचार और विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, उससे त्रस्त होकर हमारे जोधपुर के सम्मानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने अपने शासन के अंतिम 6 महीनों में या अंतिम समय में जो अनेक घोषणाएं की, वो कोई भी घोषणा वित्त पोषित नहीं थी, धरातल पर नहीं उतरी और उससे भी जनता को कहीं न कहीं लगा कि 4.5 साल तक तो सरकार ने ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की। लेकिन अपने शासन के अंतिम सफर में जब उनको लगा कि कहीं न कहीं हमारा अंतिम सफर है, इस सफर में जनमानस हमारे साथ नहीं रहेगा, तो उन्होंने वो घोषणा कर प्रयास किया, परंतु फिर भी जनता ने उनके इस झूठे वादों के झांसे में नहीं आए। उन्होंने अपना मानस बढ़ाया और उनको लगा कि जो धरातल पर काम करता है, जनता के बीच में रहता है, उसका शासन लाया जावे और जनता के आशीर्वाद से, आम जन के आशीर्वाद से, राजस्थान के मतदाताओं, समर्थकों के आशीर्वाद से आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेवा का मौका मिलने के उपरांत तुरंत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने धरातल पर काम कैसे किया जाए, इस संबंध में हम सबको भी निर्देश दिए कि हम वो काम करें, हम उतनी बात करें जितनी हम धरातल पर ला सकते हैं। और हम सबसे पहले, जैसा हमने कहा, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको हमारे रामायण और गीता की तरफ मानकर उस पर कार्रवाई प्रारंभ करें।
लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं। अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपराधी है, लंबे समय से बिहाइंड द बार है, उनको उनके हितस्थान पहुंचाया जावे और उन्हें अपने हितस्थान पहुंचाने का प्रयास किया और काफी लोग अपने हितस्थान पर गए। उनका ये भी मानस है कि हमने जो कहा है उसको करने का प्रयास करें। उनका पहला कदम या अनेक कदमों में से महत्वपूर्ण कदम गैस सिलेंडर के दाम घटाना और उस गैस सिलेंडर के दाम घटाकर 450 रुपये करना। दूसरा, उनको अभी आप थोड़े दिन में देखेंगे जो जनहित के कार्य थे या जनहित की जो योजनाएं थी, उन्होंने इसके संबंध में आपके मार्फत जनता से ये संदेश देने का प्रयास किया और उनका मानस है कि पूर्ववर्ती सरकार की जनहित की जो योजनाएं हैं, हम उसमें कोई कमी खामी है उसको ठीक करेंगे, उसको और उपयोगी बनाएंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। पर जो जन उपयोगी नहीं है, होती है, उसे जनता का कोई फायदा नहीं होता है, उस संबंध में भी गंभीरता से विचार करेंगे। और इसीलिए उन्होंने आयुष्मान भारत को प्रारंभ किया। माननीय मोदी जी का पहले से हमारा ये आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, 5 लाख तक का, और उन्होंने घोषणा की इसको 10 लाख तक ले जाएंगे। और उन्होंने ये भी आपकी मार्फत जनता को संदेश दिया कि जो पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी योजना थी, उस योजना की भी पूरी गंभीरता से जांच करेंगे, उसमें कोई कमी खामी है उसको ठीक करेंगे। और ये 25 लाख तक का उनका बीमा का फायदा, इलाज का फायदा है, उसको धीरे धीरे कर हम भी उसी स्टेज पर ले जाएंगे। लेकिन जनहित की योजनाएं जो उपयोगी है, कमी खामी नहीं है उसको यथावत, और जिसमें कमी खामी है उसको ठीक करना, और जो अनुपयोगी है उसको बंद करना के मिशन के साथ उन्होंने काम प्रारंभ किया। मैं आपकी मार्फत, आज आपने देखा होगा जनता में एक अपेक्षा है, जनता हमको जो मत दिया है, हमारा सम्मान किया है, हमें आशीर्वाद दिया है, उससे हमारी सबकी जिम्मेवारी बढ़ गई। मैं आपके सामने नम्रता से निवेदन करता हूं कि हमारे में अब मैं नहीं रहेगा, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं रहेगा, हम करेंगे। हम भाजपा परिवार वाले लोग यहाँ बैठे, यहाँ नहीं भी अनेक लोग यहाँ नहीं भी बैठे, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे और हम ऐसा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इसीलिए आने वाला राजस्थान समृद्ध और विकसित हो। और जब आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि आजादी के 100 साल पूरे हो 2000 से, नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजगुरु मठ चिड़ियानाथ आसन में आयोजित महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। जोधपुर जिले में आने वाले पालासनी गांव में आयोजित मारवाड़ राजगुरु मठ चिड़ियानाथ आसन में आयोजित महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, नरेश गज सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया सहित बड़ी संख्या में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस आयोजन में देश के कोने कोने से संत, महात्मा, महंत व मठाधीश इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म होगा और इस दिन हर भारतवासी प्रफुल्लित होगा। हर जगह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर हर कोई गौरवान्वित हो रहा है। दुनिया के अंदर परंपरा को एक नया जीवन मिला है। 500 वर्षों के बाद मंदिर बन सकता है तो दुनिया में हर कार्य संभव हो सकता है। इसलिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों पर चलकर भारत समृद्धि का एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित कर एक ही संदेश दिया है कि देश की आजादी के 75 वर्ष तो बीत गए, लेकिन अगले 25 वर्ष की कार्य योजना हमें बनानी होगी। 2047 में पता नहीं उस वक्त कौन रहेगा कौन नहीं, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर होगी।
इसलिए इस संकल्प के साथ 2047 का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के हाथ के बने उत्पादों को ही किसी को गिफ्ट देने की बात कहते हुए विदेशी उत्पादों से दूरी बनाने की बात कही। वहीं योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान वासियों का राजस्थान में भाजपा की सरकार चुनने पर आभार भी जताया और कहा कि अपने विचारधारा की सरकार जनता लाई है, इसी में हमारा सुरक्षा, संरक्षण और विरासत का सम्मान है। हिंदू धर्मावलंबी है वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है। सत्य की वो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्मों के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर दिए। सारी खबर यहाँ से चला रहा है। अब अगले 25 वर्ष की कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचप्रण का, ये संकल्प हमारे यहाँ हर मांगलिक कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्राण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा, और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में उससे भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है वो अपने देश के सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता है। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए भगवान के संदेश ये पंचप्राण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए। यही पंचप्राण है मैं तो जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पुलिस थाना रातानाड़ा एवं डीएसटी टीम जोधपुर पूर्व द्वारा जेडीए चौराहा के पास फ्रेश एंड ग्रीन मॉल के कर्मचारी के साथ हुई 10 लाख की लूट की वारदात का 72 घंटे में खुलासा किया। घटना में शामिल कुल 5 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें से फ्रेश एंड ग्रीन मॉल के 2 कर्मचारी शामिल। जोधपुर शहर के जेडीए सर्किल रेलवे अस्पताल के पास फ्रेश एंड ग्रीन कंपनी के अकाउंटेंट से हुई 9,75,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोग इस लूट कांड में शामिल थे।
एक आरोपी का संबंध राजू ठेहट गैंग से बताया जा रहा है। वो आरोपी अभी पुलिस हाथ नहीं लगा है, उसे नामजद किया गया है। पुलिस ने लूट के 3.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि लूट के इस कांड को उजागर करने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने फ्रेश एंड ग्रीन कंपनी के सीसीटीवी फुटेज को जांचा तो वहां काम करने वाले एक कर्मचारी अर्जुन प्रजापत की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इस पर उससे पूछताछ की तो पता चला कि इसमें मुकेश मेघवाल शामिल है, जो यहां पर पूर्व में काम करता था, जिसे चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर दोनों ने मिलकर लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रची। डीसीपी दुहन ने बताया कि पूरे घटनाक्रम में 7 लोग शामिल थे। 5 को गिरफ्तार किया गया है। रामनिवास हाथ नहीं लगा है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दिन में थाना रातानाड़ा में जेडीएस सर्कल के पास 10 लाख की एक लूट हुई थी, जिसपे तुरंत हमने मुकदमा दर्ज कर थाना रातानाड़ा और डीएसटी की टीम को इस में लगा दिया था। हमने लगभग 5 टीम का गठन किया। ये जो वारदात थी, इसमें जिस वाहन का उपयोग किया गया, जो व्यक्ति थे, वो बिल्कुल वो नामजद नहीं थे। ना ही हमें इसमें कोई क्लू था कि ये कौन हो सकते हैं। अज्ञात व्यक्ति थे, गाड़ी भी बिना नंबर की थी, किंतु हमने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए तुरंत इस पर काम शुरू किया। हमें सबसे महत्वपूर्ण क्लू तब मिला जब हमें लगा कि ये जो कलेक्शन है फ्रेश एंड ग्रीन की जितनी आउटलेट्स हैं, उनकी कलेक्शन मंडे को जो है वो सुबह सुबह जाती है। तो इसमें कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति होगा जिसमें इसकी मिलीभगत होगी। तो सबसे पहले जब हमें कहीं और से कोई क्लू नहीं मिला तो हम फ्रेश एंड ग्रीन आउटलेट पर वापस गए और हमने वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया, आकलन किया, समीक्षा की, जिसमें हमें पता चला एक जो वहाँ पे सेल्समैन है अर्जुन प्रजापत, उसकी हमें जो गतिविधि है वो संदिग्ध लगी। अर्जुन प्रजापत से जब हमने पूछताछ की तो इस पूरे जो प्रकरण का खुलासा हुआ। यहाँ पर पहले एक सेल्समैन, कुछ दिनों पहले मुकेश मेघवाल नाम का सेल्समैन को चोरी के आरोप पर फ्रेश एंड ग्रीन से निकाल दिया गया था। तभी से मुकेश के दिमाग में थी कि इनसे बदला लेना है और इस तरह की वारदात को अंजाम देना है। मुकेश ने अपने दोस्त अर्जुन प्रजापत के साथ ये बात साझा की। दोनों ने इसका षड्यंत्र रचाया। फिर मुकेश का पहले परिचित था हरचंद मेघवाल, उसको अपने साथ लिया। हरचंद का भाई, जो सगा भाई है रामनिवास, वो पहले से ही एक जाना माना अपराधी है और अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों में राजू ठेठ जो गैंग है उससे वो संपर्क रखता है। उसको ये बात बताई तो इन्होंने सबने मिलकर एक ये पूरा जो घटनाक्रम को पहले पूरा रेकी की, इसको प्लानिंग की और फिर उसके बाद इसको अंजाम दिया। इन्होंने 15-16 तारीख के आसपास भी प्रयास किया था ये घटना कारित करने का, लेकिन तब ये सफल नहीं हुए। इन्होंने सोमवार इसलिए चुना क्योंकि शनिवार और रविवार की कलेक्शन इकट्ठे सोमवार को अधिक रकम जो कलेक्शन में जाती है। इन्होंने जो अशोक प्रजापत है वो लगातार आरोपी के संपर्क में रहा और बताया कि इतनी पैसे यहां से अब मूवमेंट हो गई है। तब रामनिवास अपने 2 साथियों के साथ भागीरथ व भैराराम के साथ मिलकर बाइक और पिकअप पर उसका पीछा किया और जेडीएस सर्कल, खतरनाक हुलिया से जेडीएस सर्कल के पास उन्होंने पहले पिकअप से टक्कर मारी, बाइक को, पुखराज की बाइक को टक्कर मारी और रामनिवास जो बाइक पर था वो उसका बैग छीन के पिकअप में भागने में सफल रहा। इसमें जो कुल 7 आरोपी हैं उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3.5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। बाकी एक रामनिवास वछेती, उसको हमने नामजद कर लिया है और टीम लगातार पीछा कर रही है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिंधी समाज के लिए है गर्व की बात। सिंधी शॉर्ट फिल्में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में हुई शामिल। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखिका डॉक्टर रेखा धनकानी एवं जयपुर से रमेश भगत के द्वारा बनाई गई 2 सिंधी शॉर्ट मूवी
शराब है खराब एवं लाल साईंजा चमत्कार दोनों फिल्में दादा साहब फाल्के 2024 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में शामिल हो चुकी है। जानकारी देते हुए रेखा ने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से समाज कल्याण का मैसेज दिया गया है एवं साथ ही फिल्म बनाने में अच्छे कैमरे का, अच्छे कलाकारों एवं अच्छी एडिटिंग का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस साल का 2024 बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड हमें जरूर मिलेगा। ये हमारे लिए ही नहीं अपितु पूरे सिंधी समाज के लिए गर्व का विषय है एवं पूरे देश एवं पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान का पल रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम रेखा धनकानी है। मैं सिंधी समाचार राजस्थान यूट्यूब पे समाज को जागृत करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे भाई रमेश भगत और मैं मिलके सिंधी समाचार राजस्थान में बहुत ही समाज को प्रेरणादायक जैसे कि शॉर्ट मूवी हमने माँ पिए जी पुकार, लाल साईंजा चमत्कार, शराब है खराब, हमने बहुत सारी मूवी और एक अमृतवाणी जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार भजन हमने पेश किया है। जी मैम, ये शॉर्ट फिल्म बनाने की इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? यस, हम समाज हित के जो हम सिंधी समाज में कार्य करते हैं, हमारे संस्कार, हमारे पहनावा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा और जो भी कुछ भी संस्थाओं में बात होती है तो उस मुद्दे को हम उठाते हैं। तो इस तरह के हम कार्य हम 2 साल से कर रहे हैं। तो पर कई बार मेल आते थे शराब को लेके या बहनों को जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमें क्यों लगा कि क्यों ना एक समाज में अच्छी एक शॉर्ट मूवी पेश की जाए जो बहुत ही सराही गई। शराब है खराब और लाल साईं के चमत्कार जो धर्म परिवर्तन पे थी कि आज हमारे समाज में जो धर्म में अलग अलग धर्म में बढ़ गए हैं, खासकर हमारे सिंधी समाज में, तो उसको लेके हमने जो फिल्म बनाई, कहीं ना कहीं हमारे इष्ट में हमें भरोसा नहीं है तो उसको हम राह न भटक कर हमारे इष्ट को हम दिखाए। जी, आप इस शॉर्ट फिल्म से और क्या अपेक्षा रखते हैं? हमें बहुत ही अपेक्षाएं हैं क्योंकि कई बार इस प्लेटफॉर्म दादा साहब फाल्के पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेयर अभी 24 में होने वाला है, हमारी 2 मूवी लाल साईं के चमत्कार और शराब है खराब जो वहाँ तक हमारी पहुँची है। अब ये टॉप 10 में आती है, टॉप 5 में आती है, टॉप 1 में समाज का भी नाम ऊंचा होता है, राजस्थान का, राष्ट्र का और हमारे देश का। अगर हम इसमें फर्स्ट पे आए या 5th में आए या 10 पे आए, कहते हैं ना ये तो ईश्वर की बात है, कहाँ तक हम जाते हैं। पर इसमें हमारे कैमरामैन, हमारी एडिटिंग, हमारी स्क्रिप्ट जो मेरे भाई और हमने मिलके लिखी है और जो मेकअप मैन हैं, जो भी सब लोग मंजे हुए कलाकार हैं और बहुत ही शानदार ये शॉर्ट मूवी बनी, तब ये यहाँ तक पहुँची है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। तो हमें कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। शायद हो सकता है हम प्रथम आए, 5th नंबर पर आए। तो वो प्रचार वगैरह करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह कोई अवेलेबल है अपना? जी यस, ये सिंधी समाचार राजस्थान हम यूट्यूब पे जो भी हमारे कार्य है, शॉर्ट मूवी जो भी हमारी बनाई है, हमने 5-6 मूवी बनाई है, ये सिंधी समाचार राजस्थान यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही जल्द ये फरवरी में, जनवरी एंड 2024 में या फरवरी में इसका भी अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो इसका भी मेल आ जाएगा। और बहुत ही जल्द हमको ये बॉम्बे में इसका फिल्म फेयर अवार्ड्स होंगे। तो अगर हम जीत जाते हैं तो हम जरूर इसको इस शॉर्ट फिल्म से रिगार्डिंग आपका बजट क्या रहता है? इसका बजट कई बार 1.5 लाख 2 लाख, कई बार मेरे भाई और मैं मिलके, और कई बार ये संस्थाएं हमको सपोर्ट करती हैं। इस तरह से हमें समाज हमें सपोर्ट करता है, संस्थाएं सपोर्ट करती हैं और कुछ हम दोनों मिलके इसको कार्य को पूर्ण करते हैं। आपका और कोई नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म अंडर प्रोसेस हो तो कौन सा फिल्म है जिसका नाम बताना चाहेंगे आप? हमारी शॉर्ट मूवी आ रही है इश्क फरेबी, जो अभी जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वो धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेती, और ये सत्य घटना पे आधारित है इश्क फरेबी। ये मूवी बहुत ही जल्द आपके समक्ष आ जाएगी। उसको भी हम आगे ये फाइट के लिए भेजने वाले हैं। और दूसरा, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही शानदार एक इंटरनेशनल सॉन्ग हमने तैयार किया है, रमेश भगत और मैंने मिलके।
वो भी बहुत जल्द आपके समक्ष आ जाएगा। तो ये प्रोसेस में है 2 चीज़ें, तो वो भी आने वाली हैं। इन शॉर्ट फिल्म्स को लेकर आप फ्यूचर प्लानिंग और क्या करना चाहते हैं? इसको कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इस सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से समाज के आगे रख सकते हैं कई, और समाज भी आपको सपोर्ट करता है, साथ देता है, पर बशर्ते आप काम एक नंबर का करो और जीवन में उस सत्य को, जो गलत हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, आप उसको आगे रखो, तो समाज भी सराहता है, समाज भी सपोर्ट करता है, और समाज भी जो हमें इसका प्यार मिला है, सराहना मिली है, वो अतुलनीय है। तभी तो हम यहाँ तक दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के पुरस्कार में यहाँ तक पहुँचना अपने आप में अद्भुत है। और अब आगे की दौड़ कहाँ तक जाती है वो भी आपको बहुत ही जल्द मालूम चल जाएगी। तो बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। आशीष गोडेकर sir. Ashish Godekar sahab is from Mauritius, and Professor Ram Chaudhary from Calcutta University, my friend Dinesh Sharma sahab from Maryland University, and Shiva Swami sahab sitting very quietly among the audience from Botswana. The topic has affected me. Normally, in every conference we always decide that we must go specialized and then super specialized on some specific aspect. But this conference has versatility. In fact, some very wide areas and their interrelationship have been established, so the conference obviously has become very important. Rather than going to the very fine things, we are going on wider things, but they are interrelationship, extending our barriers from science, technology to social sciences and commerce and management. Because some of my friends sitting here from Japan, coincidentally, I am remembering AI. One of the book we all are familiar possibly with that. That book is Homodeus. Homodeus book has been written by Harari, a Japanese, and he has become more popular because earlier he has written a book, Shapian, and now Homodeus book has done a revolution globe over. The fear he has extended, what the future human being will be, he has expressed his serious concern that he will be under control of robotics. Robotics will be really using human beings the way they will really like. I too was very worried. One of my friends, a leading scientist of this country, Professor Chidambaram, advisor to Prime Minister, scientific advisor. I had a conversation with him. I expressed my concern to him. I say, sir, this is a very fearsome thing that may robotics will overcome human beings. Sir laughed and said, don't worry, Shiva. It will not. No creation can ever overrule Creator. And this wonderful answer has given so much encouragement to many of the scientists working globe over. Nowadays, science has there is no limit of science thinking. Say if we will talk about CERN project very recently performed. This project was not permitted to perform for 15 years globally anywhere. We know it.
And finally, when the permission was given, we were afraid that if this experiment will go anything wrong, the whole globe, the world will become a cricket ball. And we really discovered two wonderful things in that successful project of CERN. The first finding was, we by mistake call it God particle. Much enlightened. I feel much smarter than just being a Japanese. And that is partly because the research topic that interests me the most is the contribution of India in the WTO, post-WTO system, World Trade Organization. And so you know that as a major trading power, India has a lot of interest in diverse areas, trade law. And so I'd like to introduce 10 very new, interesting topics that India is involved. But for the time saving, I will limit to two issues. First of all, India's active involvement in the Arctic region attracts a number of scholars of WTO law. Arctic region is the area near the North Pole. So, as you already know, the North Pole is a bit too far from India or from Japan, but still, Indian government has chosen to invest heavily into a shipbuilding and shipping industries to navigate through the Northern Sea route, the ocean that once covered by ice, but nowadays global warming has changed a lot. So this Indian recent involvement in the Arctic navigation is a huge research topic among the many WTO lawyers. And secondly, MSME's successful involvement into international trade is another very hot issue in WTO law. And Professor Christian Goyal and I made an application for huge government research funding for doing जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इनोवेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पर आधारित है। इस सेमिनार की स्पॉन्सरशिप में विश्व के कई सारे संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे देशों के पार्टिसिपेंट्स इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। आज इसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित यहाँ विशेष रूप से 2 जापानी प्रोफेसर्स, एक मलेशिया के प्रोफेसर और एक बोत्सवाना के प्रोफेसर तथा हमारे देश के कोने कोने से आए हुए पार्टिसिपेंट्स उपस्थित थे। और अब टेक्निकल सत्र चूँकि शुरू होने जा रहा है तो सब अपने अपने जो भी विषय हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट से संबंधित हो, उनके आपसी संबंध, इंटर रिलेशनशिप पर अपने अपने विचार, अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और इस सेमिनार की एक और विशेषता ये है कि इसमें एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है जो पैनल डिस्कशन पर है। जोधपुर को मेजबानी मिली है इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की, क्या कहना चाहिए? जोधपुर का राष्ट्रीय परिदृश्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शायद ये अधिकार भी था। उसका सहज कारण ये है कि देश में सबसे ज़्यादा जो सीए हैं वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रोड्यूस करता है। इस 3 दिवसीय सेमिनार की बात करें तो इससे क्या निकल के नहीं आएगा? देखिए, इसमें जितने समाज के लिए विज्ञान की उपयोगिता, समाज के लिए टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध और कैसे मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स में कैसे उसको समृद्ध बनाया जा सकता है, इसके लिए विद्वान आपस में विचार विमर्श करेंगे। थैंक यू सर।